ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये हैं। ठीक है, 5.2 में शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैंने पीछे पढ़ाया था। वो कहता है कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि हर जिस्म है कायनात में, कोई भी जिस्म है, ठीक है ना। कायनात ये यूनिवर्स है, ठीक है ना, ये ज़मीन है, ठीक है ना, ये जितनी भी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह यूनिवर्स कायनात जहाँ पर भी चले जाओ, कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को खींच रहा है, मसावी फोर्स है, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक हो गया। मिसाल अपने दे देनी है जी। मिसाल के तौर पर ज़मीन है, वो चाँद को अपनी तरफ गिरदिश कर रही है, यानी कि ज़मीन जो सी है वो चाँद को अपनी तरफ खींच रही है। उस खींचने से ये देखें, ये अर्थ है, ये मून है, ये ठीक है ना, ये ज़मीन है, ये चाँद को अपनी तरफ खींच रही है। इस खींच रही है किससे? एक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उससे, ठीक है ना। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये घूम रहा है, ठीक है ना। लिहाजा हमें पता चल गया है कि कायनात में दो चीज़ें जो सी हैं ये आपस में एक दूसरे को खींच रही होती हैं, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो सी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू G m1m2/r²। ये इसका फार्मूला भी लिख देना है और साथ में बता देना है ये चीज़, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो सी होती है, ये चीज़ ये मैस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। मैस यानी कि जितना इसका ज़्यादा, अर्थ का मैस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। इसी तरह जब इन दोनों के दरमियान जो उनसे फासला बढ़ता जाएगा, ये आर क्या है, दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस है, जब इन दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ये कम होता जाएगा, यानी कि इन्वर्सली रिलेशन है, ये बस बता देना। ठीक हो गया, ऐसे ऐसे करके। अब 5.3 है। 5.3 में वो कहता है कि Fg=G m1m2/r²। ये ज़मीन का मैस और हमारे जिस्म का मैस। ये देखें यहाँ पर वो कह रहा है 5.3 में कह रहा है, अगर दो जिस्म अपनी तरफ एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो उन दोनों में से किसकी फ़ोर्स ज़्यादा होगी और किसकी फ़ोर्स कम होगी। अब वो हमें निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, न्यूटन्स का फार्मूला Fg=G m1m2r² है, ठीक है ना। हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैस और r² पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया, यानी कि जितना ज़्यादा ज़मीन का मैस होगा, जितना ज़्यादा ज़मीन का मैस होगा उतनी ज़्यादा, यानी कि हमारा जिस्म है, मिसाल के तौर पर हमारा जिस्म ज़मीन को, वो कह रहा है 5.3 में वो कह रहा है कि हमारा जिस्म ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है या ज़मीन हमारे जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि हमारी बॉडी जो सी है उसका ज़मीन का मैस एक दूसरे को कंपेयर करें तो ज़मीन का मैस क्या होगा, ज़्यादा, हमारे जिस्म का मैस क्या होगा, कम। अब इन दोनों में से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसकी ज़्यादा होगी, हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है मैस और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के दरमियान, इसलिए हम साबित हो गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़मीन की ज़्यादा होगी और हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगी, यानी कि हमारी ज़मीन को खींचने की क़ुव्वत वो कम होगी बनिस्बत ज़मीन के, क्योंकि ज़मीन का मैस ज़्यादा होने की वजह से उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ज़्यादा, जबकि हमारे जिस्म का मैस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी, कम। ठीक है, ये देखें, ये रिलेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगी, जितना मैस कम होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगी, और जितना दो बॉडीज़ के दरमियान फासला कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी, कम। यानी कि जितना फासला हमारी बॉडी और ज़मीन के दरमियान फासला तो होता ही नहीं है, हम तो ज़मीन के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, इसलिए ज़मीन की जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, चूँकि दो बॉडीज़ के दरमियान क्या हो गया, फासला कम हो गया, यानी कि है ही नहीं ना बिल्कुल। हम तो ज़मीन के ऊपर ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये खड़े हुए हैं हम तो, ठीक है, तो हम इन दोनों के दरमियान फासला क्या है, कम, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ज़्यादा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर जब हमारी बॉडी स्पेस में चली जाती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम इन दो बॉडीज़ के दरमियान क्या हो गया, फासला क्या हो गया, ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगी, कम। फासला क्या हो गया, ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाएगी, इसलिए हमारी बॉडी जो सी होगी वो स्पेस के अंदर ही रहेगी, उसे ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती और हमारी जो सी बॉडी है वो स्पेस में यूं ही घूमती रहेगी। अब आगे कह रहा है जी अर्थ और मैग्नेट है,
ठीक है ना, ये बताना है कि अर्थ और मैग्नेट की एग्जांपल ले लेनी है। 5.4 में कह रहा है ज़मीन कब अपने यानी कि बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, तो हमें पता है कि हम मैग्नेट की एग्जांपल दे देंगे। इसमें 5.4 में हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तभी जाकर हमें पता चल सकेगा कि ज़मीन जो सी है वो मैज हमको कैसे खींचती है अपनी तरफ। ये बताना है कि एक्सप्लेन करना है। हमें पता है कि एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ये साउथ और नॉर्थ है, ये अपनी इर्द गिर्द एक फील्ड इसके इर्द गिर्द एक फील्ड होता है, इसके इर्द गिर्द एक फील्ड होता है। जैसे ही दूसरा मैग्नेट इस फील्ड में एंटर होता है तो ये मैग्नेट जो सा होता है वो दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही ये फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेट नहीं आता तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये मैग्नेट इसके फील्ड के अंदर आ रहा है और ये वाला मैग्नेट इसके फील्ड से क्या हो गया, बाहर। जब ये मैग्नेट इस फील्ड से बाहर है तो इसलिए ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा जबकि इस मैग्नेट को करेगा। सेम इसी तरह हमारी ज़मीन भी है। हमारी ज़मीन में अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी मैस m है, मूव कर रहा है हमारी बॉडी के अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है, वो क्या करेगी कि अर्थ का भी अपने इर्द गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि वो फील्ड के जिसके अंदर एक ज़मीन अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। उस फील्ड को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मून जो सा है, चाँद है, वह हमारी ग्रेविटेशनल अर्थ यानी कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ रहा है, इसलिए हमारी ज़मीन चाँद को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। और जबकि और दूसरे प्लैनेट्स हैं, यूरेनस आपने पढ़ा होगा, यूरेनस है, सैटर्न है, प्लूटो है, ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से परे हैं। हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से परे होने की वजह से, ठीक है ना, ये हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर नहीं आ रहे। तो इसलिए इन प्लैनेट्स को हमारी अर्थ अपनी तरफ नहीं खींचेगी जबकि मून को अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत जो सी है वो यहाँ पर होती है। ओके हो गया, जहाँ पर इंसर्ट करेगी वहाँ पर ही ये मून गर्दिश करेगा। यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है ना, अर्थ और मैग्नेट की एग्जांपल बस यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। ओके हो गया, समझ आ गई। आप लिख लेना अपने अपने अल्फाज में, ये कॉन्सेप्ट था जो आपके माइंड्स में होना चाहिए, ठीक है ना। 5.4 के एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कि जहाँ पर अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, मैग्नेट के इर्द गिर्द भी एक ग्रेविटेशनल खींचने की ताकत होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कि यानी कि उसको कहते हैं खिंचाव की ताकत। उर्दू में कह रहा हूँ, अर्थ के इर्द गिर्द भी एक खींचने की ताकत होती है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम उर्दू में कहते हैं जी खींचने की ताकत, यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द जो सी ये है एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, उसे कहते हैं खींचने की ताकत। खींचने की ताकत जहाँ पर होगी मून वहाँ गर्दिश करेगा। चूँकि यह अर्थ में गोलाई में है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, इसलिए मून गोलाई में ही मूव करेगा, जबकि यहाँ पर मैग्नेट जोन से हैं ये भी अट्रैक्ट होंगे। आपने बस लिख देना है इन दोनों के दरमियान बस कंपैरिजन, यानी कि ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, बॉडी अपनी तरफ खींचती है अर्थ, ठीक है। 5.5 में कहते हैं कि ठीक है ना, आज के दौर में तो हमें पता चल गया है कि अर्थ दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्यों नहीं पता चल रहा था कि अर्थ जो सी है वो दूसरी चीज़ों को, दूसरे प्लैनेट्स को यानी कि चाँद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो चाँद उसके इर्द गिर्द मूव करता है। तो क्यों नहीं पता चल रहा था? क्योंकि पहले ज़माने में लोग कहते थे कि भाई अर्थ जो सा है वो एक साकिन ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो एक जगह खड़ा है, और बाकी सारे प्लैनेट्स यानी कि चाँद है, सूरज है, ठीक है ना, ये इसके गिर्द, अर्थ के गिर्द मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले ज़माने में। फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई, ठीक है ना, एक और थ्योरी आई, उसमें वो ठीक है ना, उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा था कि अर्थ के गिर्द चाँद और सूरज मूव नहीं करते, बल्कि सूरज के गिर्द अर्थ और चाँद मूव करते हैं, यानी कि कायनात में जितने भी चीज़ें हैं ना वो सन के गिर्द मूव करती हैं। ओके हो गया। और सन क्या है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा था कि असल माजरा क्या है। फिर उसके बाद न्यूटन आया, न्यूटन ने
सब कुछ कह दिया कि भाई अर्थ जोन सा होता है, अर्थ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और अर्थ एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि मैं आपको तफसील से बता देता हूँ कि अर्थ जोन सी है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ये सन के गिर्द। अर्थ जोन सी है वो सन के गिर्द घूमती है, न्यूटन ने ये कहा। और जबकि जोन सा मून है, ये मून है, ये अर्थ के गिर्द घूमता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता चल गया। ठीक है, बस ये लिख देना और हमने कहना है कि चांद जोन सा है, सूरज जोन सा है, ये चूंकि बड़ा है, ये इसका मैस ज़्यादा है, इसलिए मैस ज़्यादा होने की वजह से इसकी खींचने की ताकत ज़्यादा होगी। जब खींचने की ताकत ज़्यादा होगी, जब खींचने की ताकत ज़्यादा होगी किसी जिस्म की, ठीक है ना, यानी कि मैस ज़्यादा है सूरज का, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगी। जब इसकी खींचने की ताकत ज़्यादा होगी तो सारे प्लैनेट्स चांद सूरज के गिर्द घूमेंगे। ओके, हो गया, समझ आ गई? ठीक है, अब बस यही एक्सप्लेन करना और कुछ भी नहीं। आपने लिखना क्या है इसमें, बस आपने ये 2 थ्योरीज लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं लिखना। कि न्यूटन जब आया था, जब न्यूटन से पहले क्या था और न्यूटन आने के बाद ये वाली थ्योरी आई। ठीक है, ओके, हो गया, समझ आ गई। अब उसके बाद आया है 5.6 है। 5.6 में वो कह रहा है कि फील्ड फोर्स प्रूव करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो सी है वो एक फील्ड फोर्स है। प्रूव करो फील्ड फोर्स का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो सी होती है वो एक फील्ड फोर्स है। फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड एक ऐसी हद होती है, फील्ड किसी बॉडी की बाहरी हद। यानी कि आप कह सकते हैं फील्ड का मतलब क्या है कि ये अर्थ है, ठीक है ना, ये इसकी फील्ड है, ठीक है ना। इसके बाहर अर्थ जोन सी होगी वो किसी जिस्म को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसके अंदर जोन सी बॉडी है वो अट्रैक्ट कर सकती है, जबकि इसके बाहर जोन सी है इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसे कहेंगे फील्ड। ये क्या है? अर्थ का फील्ड है कि जिसके अंदर एक अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचने की ताकत होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब प्रूफ कैसे करें जी? ठीक है ना, कि फील्ड फोर्स है, प्रूव करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनसे फील्ड फोर्स है। अब जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, वापस नीचे ही आता है ना, अब वापस नीचे ही आता है, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि यानी कि एक अर्थ है, इसके हमने ऊपर एक बॉडी फेंका, ठीक है ना, बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। इसकी वेलोसिटी कम हुई है क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। और जब बॉडी नीचे आएगा तो इस अर्थ की खींचने की क़ुव्वत की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा। यानी कि मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लें, अगर आप एक बॉडी को, ठीक है ना, खुद ही अगर आप एक बॉडी को, वैसे भी बॉडी नीचे आ रहा है, अगर आप एक बॉडी को खुद ही अपने हाथों से पकड़ के अपनी भी ताकत लगाएं और खुद बॉडी भी नीचे की तरफ आए, ठीक है ना, तो बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा। यानी कि एक बॉडी पर अगर 2 फोर्सेस एक साथ अमल कर रही हैं तो उसकी जो सी ताकत होगी खींचने यानी कि नीचे गिरने की, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह ये मैस m है, इस पर मैस m है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो अर्थ की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम, ठीक है ना। इसी तरह जब मैस m ऊपर एक मखसूस हाइट पर जाकर नीचे आता है, ठीक है ना, तब इसकी वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी लम्हे ब लम्हे ज़्यादा होती रहती है, मुसलसल ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि ग्रेविटी भी ज़्यादा है। यानी देखो, वेलोसिटी जो सी है इसकी भी डायरेक्शन नीचे है, ग्रेविटी की भी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे। अब चूंकि ये 2 फोर्सेस एक साथ ही नीचे की तरफ हैं, तो इसीलिए मैस m की वेलोसिटी यानी कि मैस m के नीचे गिरने की जो सी ताकत है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ग्रेविटी जो सी है ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जा रहा है, यानी कि ग्रेविटी नीचे की तरफ है,
जबकि वेलोसिटी इस मैस की ऊपर की तरफ है। ये चूँकि ये ऑपोजिट है इसलिए इस पर यानी कि कैंसिल होंगे। ये ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मैस एम की वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इसका मैस का ज़्यादा है। समझ आ गई? बस आपने ये बताना है, ठीक है ना, कि मैस हम ऊपर जाता है और नीचे आता है। इन दोनों की वेलोसिटीज़ जो सी होगी वो दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा। यानी कि दोनों में आप कह सकते हैं कि एक ही वेलोसिटी, अगर ये मैस हम ऊपर जाएगा, बस आपने ये बताना है कि मैस हम ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जब मैस हम नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है ना, बस ये बताना है। और बताना है कि इन दोनों की वेलोसिटी कम और ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि ग्रेविटी है वहाँ पर, बस, और कुछ भी नहीं बताना। अब उसके बाद आगे है 5.7 है, वो कहता है जी ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स क्या है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत क्या चीज़ है। ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत जो सी होती है इसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत क्या होती है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है पर यूनिट मैस, यहाँ पर न्यूटन केजी, न्यूटन पर केजी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस। यानी कि एक बॉडी जो सा है जब ये ऊपर की तरफ जाता है, इस बॉडी पर अमल करने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये एक यूनिट पर फोर्स अमल कर रही है ना, तो इसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत। यानी कि एक मैस m पर अमल करने वाली ज़मीन की ताकत, उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत। जितनी ये ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत हाइट पर डिपेंड करती है। अब आपने इसकी तारीफ़ लिखनी है, ये द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, ठीक है ना, ये इसकी तारीफ़ है। यानी कि ठीक है ना, ये इसकी तारीफ़ लिखनी है और फिर इसकी कीमत लिखनी है, और बताना है कि जितनी ज़्यादा हाइट होती जाएगी ग्रेविटेशन ज़मीन की खींचने की ताकत जो सी होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि हाइट के बढ़ने के साथ साथ ज़मीन, ठीक है ना, चूँकि हाइट के बढ़ने के साथ साथ हमें पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ये हमें पीछे पढ़ा है हमने, ठीक है। इसी तरह जब ये कम होता जाएगा, जब दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होती जाएगी। बस आपने ये भी बता देना, ठीक है। अब उसके बाद आगे है 5.8 है। 5.8 में वो कहता है जी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो सा फार्मूला आपको सामने दिख रहा है, ये फार्मूला ग्रेविटेशनल न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का कानून किस तरह हमारे लिए मुफीद है। बस ये बताना है कि हमें पता है कि जब हम ऊपर भेजते हैं सैटेलाइट को किस स्पीड से ऊपर की तरफ भेजना है, किस स्पीड से ऊपर की तरफ भेजना है और कितना ऊपर भेजना है, ठीक है ना, ये इस फार्मूले से पता चल जाएगा। और जब ये सैटेलाइट ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये सैटेलाइट किस स्पीड से ठीक है ना, तो ये सैटेलाइट, ठीक है ना, दूसरे सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, उसको हम निकालेंगे कैसे, इस फार्मूले से, ठीक है। और फिर इसी तरह वो मोशन ऑर्बिट में रहते हुए उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटी अर्थ जो सी होगी वो सैटेलाइट को किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी हम उस सैटेलाइट की निकाल सकते हैं। यानी कि हम एक सैटेलाइट की मोशन इन ऑर्बिट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैस, और फिर उसके बाद सैटेलाइट जो सा हो गया, सैटेलाइट स्पीड निकाल सकते हैं, ऑर्बिट, ठीक है ना, सैटेलाइट स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को अपनी तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और एक सैटेलाइट जो सा होगा वो ज़मीन से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कितने डिस्टेंस पर है, और भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो कितने डिस्टेंस पर है, ज़मीन से उसका फासला कितना है, ठीक है, ज़मीन से उसका कितना फासला है। मैस उसका निकाल सकते हैं सैटेलाइट का, ठीक है ना। और फिर इसी तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दो सैटेलाइट्स हैं वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो उनकी खींचने की ताकत निकाल सकते हैं,
ठीक है ना। हम ये निकालते क्यों हैं, क्योंकि अगर उन दोनों सैटेलाइट्स में से किसी की भी सैटेलाइट की स्पीड ज़्यादा निकली, ठीक है ना, तो वो दोनों सैटेलाइट्स आपस में टकरा सकते हैं। तो इस टकराव को रोकने के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ये इसका एक नुकसान है, ये भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है 5.11 में वो कह रहा है कि आप मैस फाइंड कर सकते हैं, चांद का मैस फाइंड कर सकते हैं क्या आप, ठीक है ना। चांद का मैस फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी बता दें। तुम्हें पता है कि हमारे पास फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला है कि G=GME/r², ठीक है ना। हम इससे मैस ऑफ अर्थ हमने निकाला था, हम इससे मैस ऑफ मून भी निकाल सकते हैं। फ़र्क ये है कि GM आ जाएगा GME की जगह, मैस ऑफ अर्थ की जगह MM आ जाएगा ओवर r²। हमें पता है कि r जो सा होगा ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है ना। ये क्या था, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट था, यानी कि कोई सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसका रेडियस। आप कह सकते हैं कि ये r जो सा था, ये क्या था, r यहाँ पर क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है चूँकि। अब यहाँ पर क्या, ये रेडियस ऑफ मून हो गया, ठीक है ना, रेडियस ऑफ मून हो गया। हमने चांद निकालना है ना, चांद का मैस निकालना है, तो इसकी सतह से लेकर इसके सेंटर तक का फासला रेडियस कहलाता है। तो इसका रेडियस ये अभी आ गया, ठीक है ना। इसका मैस, ठीक है ना, हम कैसे निकाल सकते हैं इसका मैस, हम ऐसे निकाल सकते हैं कि चूँकि मैस हम इधर ही आएगा, ये r² G उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, G r² बन जाएगा, और ये G इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हम इस फार्मूले से मैस ऑफ, यानी कि इसका मैस निकाल सकते हैं, चांद का मैस निकाल सकते हैं हम इस फार्मूले से। ये फार्मूला कहाँ से डराइव हुआ है, ये फार्मूला मैस ऑफ अर्थ के फार्मूले से डराइव हुआ है कि G=GME/r²। हमने इस फार्मूले से मैस ऑफ अर्थ निकाला था, ठीक है, निकाल सकते हैं। और हम इसी फार्मूले से ही मैस ऑफ मून भी निकाल सकते हैं। बस फ़र्क क्या है कि मैस ऑफ, यहाँ पर E की जगह M आ गया, और ये जो सा रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ मून आ गया, यहाँ पर ये r जो सा है इसकी जगह m आ गया, RM रेडियस ऑफ मून, मैस ऑफ मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून। ओके हो गया। हम ये सारी चीज़ें जो सी हैं जब ये हमारे पास गिवन होगी, यानी कि मैस ऑफ मून कब हम निकालेंगे, GM जब हमारे पास हो, रेडियस ऑफ मून हमारे पास हो, और G तो हर प्लैनेट पर कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻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 ⁻
फार्मूला हमारे पास है जी एच इजल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल का स्क्वायर है। हमारे पास ये फार्मूला है, हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है जी एच इजल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल का स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब इस फार्मूले की वजह से इस फार्मूले में जी एच जोन सा है ये मैथ्स पर भी डिपेंड कर रहा है और आर प्लस एच, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जी एच जोन सा है ये जी की वैल्यू ज़मीन पर, पहले हम पढ़ लेंगे 5.12 में वो कह रहे हैं कि जी की मिकदार ज़मीन में ठीक है ना तब्दील क्यों होती रहती है, हर हाइट पर तब्दील होती रहती है, ये क्यों होती है, ठीक है ना, ये बस बताना है हमने। ये फार्मूला लिखना है, ये फार्मूला पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ हाइट जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर जी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आर भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब ज़मीन पर कहीं पर भी चले जाएंगे तो वहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट रहेंगी, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ हाइट में आएगा, यानी कि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, कम। यानी कि जब ये तब्दील जब रहेगी ये तीनों चीज़ें तो कांस्टेंट है, अब रहेगी ये हाइट, जैसे ये हाइट तब्दील होगी वैसे ही ये जी एच जोन सा होगा ये भी तब्दील हो जाएगा। बस ये इतनी बात करनी है आपने कि जितना जी एच ज़्यादा होता जाएगा, जितनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, यानी कि उसकी खींचने की ताकत कम होगी, जैसे ही फोर्स कम होगी तो फोर्स के साथ साथ उसका एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। बस आपने ये बातें लिखनी है कि ये चीज़ें तो कांस्टेंट रहेंगी लेकिन एच कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये तब्दील होता जाएगा, इसलिए जी एच जो है ये तब्दील होगी। फिर इसी तरह है जी 5.13 है कि जी की मिकदार जो सी होगी वो आल्टीट्यूड के हिसाब से तब्दील क्यों होती रहती है, ये ऊपर वाला ही है बस कि जी एच का हमने फार्मूला यहाँ पर लिख देना है कि जी एच इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल का स्क्वायर है कि ठीक है ना, अगर कोई जिस्म एक बुलंदी पर है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला होगा।
अब चूँकि यहाँ पर आर रेडियस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें तो कांस्टेंट है, लेकिन हाइट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। जैसे ही हाइट तब्दील होगी वैसे ही इस जी की वैल्यू भी तब्दील होती जाएगी। इसी तरह 5.14 है आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन कौन से हैं। हमें पता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताना है। यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, मसनूई ऑर्बिट, मसनूई सैटेलाइट्स, यानी कि ऐसे सैटेलाइट्स कि जिसको साइंटिस्ट ने ज़मीन का मुआयना करने के लिए ऊपर खला में भेजा है, यानी कि जो ज़मीन की पड़ताल करते हैं कि ज़मीन कहाँ कहाँ से कैसे दिखती है, यानी कि ये ज़मीन है, इसके गिर्द ये घूमता हुआ एक सैटेलाइट है, ठीक है ना। बस ये बताना है कि ये साइंसदान ने ये सैटेलाइट किस वजह से भेजा है, ताकि ये ज़मीन का मुआयना कर सके कि ज़मीन कहाँ से कैसे दिखती है, ठीक है। अब उसके बाद ये, ठीक है, अब हमने ये भी बता देना है कि ज़मीन अपने एक्सिस के ठीक है ना, जो सा सैटेलाइट है इसकी सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द 2 मरतबा हरकत करता है और इसकी स्पीड क्या होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। बस यहाँ पर आपने यही बताना है कि मसनूई सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं कि जिनको साइंसदानों ने ज़मीन का मुआयना करने के लिए ऊपर भेजा है, और ये ज़मीन के गिर्द 2 मरतबा ठीक है ना चक्कर लगाते हैं, और इनकी स्पीड क्या होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हर सैटेलाइट की इतनी स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ज़मीन के गिर्द 24 सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है ना। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ज़मीन के इर्द गिर्द एक सिस्टम होता है जिसमें सैटेलाइट्स का एक झुंड होता है 24 सैटेलाइट्स वाला, ठीक है ना, जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसे कहते हैं, नेविगेशन सिस्टम भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये इन सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, ये ज़मीन का मुआयना करते हैं कि ज़मीन कहाँ से कैसे दिख रही है। 5.15 में हमें बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ये जो सा सैटेलाइट है ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। हमें पता है कि ज़मीन के इर्द गिर्द यहाँ तक करके एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, खींचने की ताकत होती है। ये खींचने की ताकत ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन सैटेलाइट्स को प्रोवाइड करती है, जिससे ये सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द घूम सकें। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, जो कि ज़मीन के गिर्द मौजूद है। इसे कहते हैं फील्ड, ठीक है ना। जहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है उसे कहते हैं फील्ड, यानी कि इतना फील्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसकी हद है, और इसकी हद में ये एक सैटेलाइट है। ये एक सैटेलाइट जब ये घूम रहा है तो ये ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रही है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए ये सैटेलाइट घूम रहा है। अगर ये ज़मीन इसे ज़रूरी ग्रेविटेशनल फोर्स ना दे तो ये सैटेलाइट यहाँ से दूर हो जाएगा, ज़मीन से दूर हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ी कायनात है, कहीं भी ये जा सकता है, ठीक है ना, अगर ये ज़मीन जो सी इसे अपनी तरफ खींचे ना। अब 5.9 और 5.10 तो मैंने बताया नहीं। 5.9 फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कानून आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। मेरे पिछले ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो से हैं लेक्चर्स हैं उसमें आप क्या देख सकते हैं। 5.10 में मैस ऑफ अर्थ है, वो भी आपने मैस ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, वो भी पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है भाई। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले सफ़े पर ही है ये। 5.10 है मैस ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन का मैस, ठीक है ना, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दोनों आपने लॉन्ग से लिखना है, मेरे पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ लेनी है। इसी तरह 5.16 में वो कहता है जी ऑर्बिटल स्पीड, अगर कोई जिस्म सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक, ठीक है ना, ये ज़मीन है, ठीक है ना, इसके गिर्द अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ये सैटेलाइट इसके गिर्द घूम रहा है, जब ये सैटेलाइट इसके घूम रहा है तो ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, यानी कि इस ऑर्बिट में जब ये घूमता है तो इस ऑर्बिट में रहते हुए इसकी स्पीड क्या होगी, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट, वी ऑर्बिट इज इक्वल टू √GH r+h, यानी कि इस फार्मूले से हम इसकी स्पीड मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था कि एक सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो उस ऑर्बिट में रहते हुए उस सैटेलाइट की स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इस स्पीड से, वो इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ऑर्बिटल स्पीड इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। GH इज इक्वल टू हमें पता है कि GME/r+h का होल का स्क्वायर, बस ये 2 लाइनें लिखनी है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसी तरह 5.17 है कि सैटेलाइट्स हैं साकिन, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है,
यानी कि आपने कहना क्या, यानी कि 5.17 में वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट्स हैं वो ठीक है ना एक ऑर्बिट में साकिन क्यों नज़र आते हैं। एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट जहाँ पर एक सैटेलाइट घूम रहा है इसे कहते हैं जी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है ना। वो कह रहा है कि ये साकिन नज़र आता है, जैसे ही हम ज़मीन से इसको देखते हैं ना दूरबीन से, तो ये क्या हमें साकिन नज़र आता है। तो ये साकिन क्यों नज़र आता है, ठीक है ना। ये साकिन इसलिए नज़र आता है बेटा क्योंकि ज़मीन और इस सैटेलाइट की ज़मीन की घूमने की ज़मीन जोन सी होगी वो अपने एक्सिस के गिर्द जिस स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है ना, वैसे ही ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड, यानी कि आप यहाँ पर होंगे, ठीक है ना, आप यहाँ पर होंगे ना, आप यहाँ से इस दूरबीन से इसको देख रहे हैं, जब ज़मीन घूमते 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 यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, तो ये मैस एम भी यहाँ पर आ जाएगा। ये एक्सिस में घूम रही है, यानी कि अपने सेंटर के गिर्द घूम रही है ये। जब ये मैस एम भी यहाँ पर आ जाएगा और आप दूरबीन से इसे देख रहे होगे, ठीक है ना, आपको ये मैस एम जोन सा होगा, ये सैटेलाइट जोन सी होगा, ये साकिन ही नज़र आएगा क्योंकि इसकी घूमने की जोन सी स्पीड है वो अर्थ की एक्सिस के गिर्द घूमने की जो सी स्पीड है वो दोनों मैच कर गई हैं। जब वो आपस में मैच कर जाएंगी, ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सैटेलाइट जोन सा है ये ऑर्बिट में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया हुआ है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि अर्थ का एक रुका हुआ ऑर्बिट के जहाँ पर जो सा भी ऑब्जेक्ट आप देखेंगे वो ज़मीन के लिहाज से रुका हुआ होगा क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की घूमने की ताकत ज़मीन की एक्सिस के गिर्द घूमने की ताकत से मैच कर गई है। जब वो मैच कर गई है तो वो जो सा सैटेलाइट है वो हमें रुका हुआ नज़र आएगा। ठीक हो गया, बस आपने यही एक्सप्लेन करना था और कुछ भी नहीं।